हमने अंग, मगध, वज्जी, काशी, वत्स, कौशल, इन महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि आज मगध साम्राज्य हो जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी थोड़ी डिले चल रही है, तो थोड़ा सा स्पीड से ही बढ़ेंगे। एक दो प्रश्न कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शाक्य एक महाजनपद था। शाक्य कौशल महाजनपद के अंतर्गत एक गणराज्य था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। कौशल और मगध के मध्य पहले मैत्री थी, लेकिन बाद में शत्रुता हो गई। चेदी महाजनपद के बारे में क्या सत्य है? आधुनिक बुंदेलखंड चेदी कहलाता था। महाभारत में चेदी शासक शिशुपाल का वर्णन है। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध मत्स्य पुराण में वर्णित है। महाभारत में शुक्तिवती का नाम शक्तिवती मिलता है। ओके फुलचंद, थैंक यू सो मच। क्या असत्य है बता? सत्य नहीं, असत्य। राजकुमारी चेलन्ना मगध राजा बिंबिसार की पत्नी थी। चेलन्ना का संबंध वत्स महाजनपद से भी था। मगध सम्राट बिंबिसार के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? बिंबिसार ने मगध के पहले साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार ने अंग को जीत लिया। चेलन्ना बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की माता थी और चेलन्ना मद्र देश की राजकुमारी थी। क्या सत्य है? बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौशल, वैशाली, मद्र आदि से वैवाहिक संबंधों की नीति अपना करके बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया।
बिंदिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंदिसार बुद्ध को उनके ज्ञान प्राप्ति के पहले से जानते थे। अजातशत्रु के बारे में क्या सत्य है? अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाया। जैन ग्रंथ आवश्यक चूड़ी के अनुसार अजातशत्रु और महावीर में मुलाकात हुई थी। इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। इसके शासनकाल में राजगृह की शक्तपड़ी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल और पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थान पर आया है। बुद्ध का समकालीन था। उसका मंत्री वस्त्रकार कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने लिच्छवियों में फूट डाल करके साम्राज्य का विस्तार किया। जैन ग्रंथ आवश्यक चूड़ी के अनुसार अजातशत्रु भगवान महावीर से मिलने गया। अब हम बात करेंगे मल्ल गणराज्य, मल्ल महाजनपद की। मल्ल वज्जियों के पश्चिम में स्थित है। और ये भी 9 कुलों का समूह था, 9 परिवार के अनेक लोग यहाँ पे रहते थे। इसकी 2 राजधानियां मिलती हैं, एक कुशीनारा जहाँ के गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, और दूसरी पावा जहाँ भगवान महावीर को महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनारा को वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, पावा को वर्तमान में कहते हैं पडरौना। ये दोनों यूपी में है। मल्लों को गौतम बुद्ध को इनवाइट करके पावा के मल्लों ने एक संस्थागार बनवाया था, उबटक, और इसका उद्घाटन इन्होंने बुद्ध से करवाया था। बुद्ध को बुलाया था इन्होंने उद्घाटन करने के लिए। तो मल्ल में राजतंत्र था, और यहाँ के शासक का नाम मिलता है ओक्काक। संस्थागार का मतलब है सचिवालय या सभागार। लेकिन पहले ये राजतंत्र था, बाद में ये कन्वर्ट होकर बन गया गणतंत्र। तो मल्ल राज्य को भी अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। इसी के साथ मेरठ, दिल्ली और स्थानेश्वर के क्षेत्र में था कुर्म।
उपटक इनके संस्थाकार का नाम था, सभा का, जिसका उद्घाटन इन्होंने गौतम बुद्ध को बुला के करवाया था। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर भी इसमें था। गौतम बुद्ध के समय में कुरु का राज्य है कौरव्य। तो ये अपने बुद्धि और बल के लिए एक क्षेत्र प्रसिद्ध था। पहले इसमें मल्ल की तरह ही राजतंत्र था और बाद में इसमें गणतंत्र की स्थापना हुई। महासोम जातक की किताब है, बौद्ध ग्रंथ है। महासोम जातक के अनुसार इस राज्य में 300 संघ थे। जैन ग्रंथ एक और है, उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें कहा गया है कि कुरु देश के राजा हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नाम के राजा। जातक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि कुरु महाजनपद युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा शासित। कुरु में ये है कुरु। हस्तिनापुर के पास इसी का पड़ोसी था पांचाल। उत्तराध्ययन सूत्र जैन ग्रंथ। ये है पांचाल। रोहिलखंड का क्षेत्र जो है पांचाल है। गंगा नदी इसको 2 भागों में बांटती थी और चूंकि ये बड़ा था, इसकी भी 2 राजधानियां थी। एक अभी वर्तमान का रामनगर था, बरेली में है, उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। इसी में प्रसिद्ध कन्नौज नगर भी स्थित है। इसी महानगर में। कन्नौज का प्राचीन नाम कोई बता सकता है क्या था? कान्यकुब्ज भी था, महोदय नगर भी था। कन्नौज के संस्थापक माने जाते हैं अयावश। द्रौपदी इसी पांचाल की ही निवासी थी, इसे पांचाली कहा जाता था। कौटिल्य के समय ये माना जाता है कि पांचाल गणराज्य बन गया था। पहले ये राजा था, राजतंत्र था। कौटिल्य के समय ये बन गया गणराज्य। इन्हीं के पास मथुरा के आसपास का जो इलाका है वो शूरसेन, शूरसेन। इनकी राजधानी मथुरा थी। ये यमुना नदी पर स्थित है और बुद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के समकालीन शासक था यहाँ पे अवंतिपुत्र। कन्नौज के बड़े शासक हुए, बाद में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ ना, उस समय कोई सिग्निफिकेंट कन्नौज का शासक नहीं है। हर्ष काफी बाद में आया। ये महाजनपद काल की मैं बात कर रहा हूँ। अवंतिपुत्र भगवान बुद्ध का बहुत ही पक्का शिष्य था और ये चंड प्रद्योत की पुत्री का पुत्र था। यानी चंड प्रद्योत इसका क्या लगेगा? नाना। तो इससे पता चलता है कि अवंती और शूरसेन में वैवाहिक संबंध थे।
यहाँ की राजधानी थी मथुरा और यहीं के शासक थे भगवान कृष्ण, जो कि यादव डायनेस्टी के थे। तो ये पहले गणतंत्र था, बाद में ये हो गया राजतंत्र। तो ये कई उपकुलों में विभाजित था, ये यादव कुल। अंधक, वृषणी, महाभोज, अंधक वगैरह वगैरह। तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला है मत्स्य। राजस्थान का अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला क्षेत्र, मत्स्य। और यहाँ की राजधानी है विराटनगर। स्वभावतः विराट ने इसकी स्थापना की थी। ये पहले कभी चेद के अधीन हुआ करता था। जैसे महाभारत में एक राजा का उल्लेख है जो दोनों महाजनपदों पर शासन करता था, शहाज। तो साहित्यिक स्रोतों में कुछ और वीर मत्स्य, अपर मत्स्य, ऐसी शाखाओं का नाम मिलता है। अंत में इस मत्स्य को मगध शासन में मिला दिया गया। मालवा में ही स्थित है एक और महाजनपद, अवंती। इसकी राजधानी है उज्जैनी। इसकी भी दो राजधानियां हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी है उज्जैनी, दक्षिणी राजधानी है महिष्मती। और इनको बांटती है विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला। दोनों के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है वेत्रवती। बुद्ध काल में इसकी राजधानी थी उज्जैनी। भास कहता है कि अवंती का राजा था महासेन, जबकि बुद्ध के टाइम में इसका राजा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत इसलिए कि बहुत ही क्रूर था और बुद्ध के शिष्य थे महाकात्यायन। इसके प्रभाव से ये बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अवंती में लोहे की खानें थी, तो यहाँ इस्पात के कारखाने इसने लगाए और सैनिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत हो गया। विष्णु पुराण में इनका वर्णन मिलता है, बड़ा ही विस्तृत। विष्णु पुराण के अनुसार चंड प्रद्योत का पिता है पुलिक, और यह बृहदत्त वंश के अंतिम राजा रिपुंजय का मंत्री था। तो उसको हरा करके अपने बेटे को राजा बनाया। यही बेटा अपने क्रूर प्रवृत्ति के कारण चंड प्रद्योत के नाम से जाना गया। तो महावज्ञ जातक में इसको कहा गया है चंड प्रद्योत।
इसी के टाइम में अवंती ने वत्स, मगध और कौशल तीनों से युद्ध किया। एक बार इसको जॉन्डिस हो गया, पीलिया, जिसे कहते हैं पांडु रोग। तो बिंबिसार थे मगध के नरेश। बिंबिसार ने इसके इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। जीवक ने इसको ठीक कर दिया, लेकिन बिना फीस लिए ही भाग आया, क्योंकि जीवक ने इसको ठीक करने के चक्कर में इतनी कड़वी दवाइयां पिलाई थी कि इसको डर था कि इसको मार डालेगा। मध्यम निकाय कहता है कि प्रद्योत के डर से अजातशत्रु ने मगध का दुर्गीकरण करवाया, किले बनवाए। इसने वत्सराज उदयन और सूरसेन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और महात्मा बुद्ध को इनवाइट किया कि वो कभी अवंती आए। लेकिन जब तक बुद्ध काफी वृद्ध हो चुके थे और अवंती नहीं जा पाए, तो प्रद्योत के बाद अगला शासक बनता है पालक। पालक पालक के बारे में परिशिष्ट पर्व में लिखा हुआ है कि पालक ने वत्सराज को जीत लिया, कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया और अपने बेटे विशाख युग को कौशाम्बी का राजा बनाया। पालक के बाद कई राजा हुए, जैसे विशाख युग, आर्यक, नंदीवर्धन। बाद में मगध नरेश जब बना शिशुनाग, शिशुनाग ने अवंती का विलय कर दिया मगध में। अवंती राज्य का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये कहीं न कहीं समुद्र तक विस्तृत था और दक्कन से पश्चिमी समुद्र तक तट के बंदरगाहों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर ही स्थित था। इसके बाद अगला है चेदी। वर्तमान बुंदेलखंड। इसकी राजधानी शोथिवती है, जिसकी पहचान महाभारत कालीन शक्तिमती से की जाती है और महाभारत काल में इसका शासक है शिशुपाल, जिसने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। इसकी वजह से कृष्ण ने इसको मार डाला था। 99 गालियां सुनते रहे, 100वें भी मार डाला। एक पुस्तक है चेतीय जातक। इसमें यहाँ के एक शासक का नाम मिलता है उपचर। बाद में इसी की एक शाखा स्थापित हुई कलिंग में और इसका प्रसिद्ध राजा हुआ खारवेल। तो यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है गोदावरी नदी में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अशमक।
अब इस अश्मक का उल्लेख गौतम बुद्ध का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। अश्मक का ही पड़ोसी था एक, महाजनपद तो नहीं था, लेकिन पड़ोसी था। इसका नाम था मूलक। इन दोनों के ही शासक थे इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय, और इन दोनों के बीच विभाजक रेखा का काम करती थी गोदावरी, गोदावरी नदी। अश्मक की राजधानी का नाम मिलता है पोटली, वर्तमान में बोधन, और मूलक की राजधानी का नाम मिलता है पैठन, वर्तमान में प्रतिष्ठानपुर। दीर्घ निकाय में ऐसा उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय में एक है महागोविंद सूत्र, उसमें उल्लेख मिलता है कि रेडू नाम का सम्राट है, इसका एक ब्राह्मण पुरोहित था जिसका नाम था महागोविंद। इसके पुरोहित का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसको 7 भागों में बांटा था, और इसमें से एक भाग था अश्मक। तो अश्मक और अवंती इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि दोनों की सीमाएं कहीं ना कहीं मिलती थी, और अंतिम में अवंती जीत गया और अश्मक को अपने में मिला लिया। ठीक है जी। ये सब पढ़ चुके होंगे आप लोग पहले भी। किसने किसको टच कर दिया? इसके बाद 15वां महाजनपद है गांधार। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में, जैसे उत्तरापथ भी कहते थे, 2 महाजनपद थे, एक तो गंधार था और दूसरा कम्बोज। तो गंधार वर्तमान पाकिस्तान का जो पेशावर, रावलपिंडी, कश्मीर घाटी के कुछ हिस्से को मिलाकर के था, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला अपने समय में व्यापार का भी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन ने मगध में बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था मित्रता स्थापित करने के लिए। मित्रता स्थापित की भी थी। इसने अवंती के साथ भी युद्ध किया, पुष्कर सारिन ने, और अवंती के शासक चंड प्रद्योत को हरा दिया। गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है पुष्कलावती, यानी आधुनिक चरसद्दा। तो ये जो पुष्कर शरीन था, इसके बारे में एक बात और विख्यात है कि ये पैदल चल करके बुद्ध के दर्शन करने गया था, पद यात्रा करते हुए। तो बाद में हकमनी शासक डेरियस ने
गांधार को हरा करके हकमनी साम्राज्य में मिला लिया और इसका नाम बदल के कर दिया गादर। 16वां महाजनपद है कंबोज। तो बौद्ध ग्रंथों में दोनों के नाम साथ साथ ही होते हैं, गंधार कंबोज, गंधार कंबोज। और इसमें खासकर कश्मीर, हिंदुकुश से काबुल तक का इलाका आता है। तो प्रारंभ में यह राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय तक आते आते यह परिवर्तित हो गया गणतंत्र में। कौटिल्य ने इनका विस्तार से उल्लेख किया है, इनको कहा है वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। इसका मतलब है कि कंबोज के लोग कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र, इन 4 चीजों से पैसे कमाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य को वार्ता कहा गया है। शस्त्र के कारण इसको शस्त्रोपजीवी भी कहा गया है। कंबोज अपने घोड़े के लिए फेमस है। और इसकी राजधानी हुआ करती थी हाटक। या राजपुर, दोनों एक ही के नाम है। तो ये 16 महाजनपदों के बारे में, इनके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं विस्तार से। लेकिन इन 16 महाजनपदों में कुछ कुछ ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में और भी जानने की आवश्यकता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है तक्षशिला। तक्षशिला को खोजा गया 1863 में कनिंघम के द्वारा। इसका उत्खनन इन्होंने कराया और इन्होंने ह्वेनसांग को पढ़ा तो उसमें तक्षशिला की बड़ी प्रशंसा की गई थी। और भी वृत्तांतों को पढ़ के इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों को खोजा, जैसे शांगल, अहिछत्र, शंकिशा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा, ये सब इन्होंने खोजा है। तक्षशिला में जो पर्टिकुलर जगह मिला है जहां पे वो शहर था, उसको नाम दिया गया सिरकप। ये सिरकप ही प्राचीन तक्षशिला था। अभी रावलपिंडी पाकिस्तान में है। बाद में मार्शल ने इसका उत्खनन किया। रामायण में इसके बारे में ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना की थी राम के भाई भरत के बेटे तक्ष, इसलिए इसका नाम पड़ा तक्षशिला। तक्षशिला की प्राचीन काल में ख्याति थी क्योंकि यहाँ पे कानून का शासन था। महाभारत को सबसे पहले इसी नगर के लोगों ने सुना था। महाभारत का वर्णन यही किया गया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया। भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में खासकर 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक, आंखों की चिकित्सा की जाती थी, नेत्र चिकित्सा। दूसरा, यहाँ पर धनुर्विद्या दी जाती थी, इसके लिए भी विश्वविख्यात था। तीसरा, यहाँ पर औषधि विज्ञान भी फेमस था। अच्छा, तो इसमें इसके लिए बुनाई भी बड़े महान महान लोग थे। आंखों की चिकित्सा के लिए फेमस था। तो यहाँ पे कई लोगों ने विद्या ग्रहण किया था, जैसे प्रसेनजित, पाणिनि,
चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चरक, वसुबंधु, उद्वालक, श्वेतकेतु, जीवक। जीवक ने यहीं पे बाल रोग विशेषज्ञता प्राप्त की थी। कौटिल्य चरक और पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, वो यहां पे आचार्य थे। और अर्जुन का एक पौत्र का नाम मिलता है, अर्जुन का बेटा था परीक्षित, और परीक्षित का बेटा था जन्मेजय। जन्मेजय ने इस जगह नागों को मारने के लिए नाग यज्ञ किया था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत संघर्ष चला राज्यों के अंतर्गत, और मगध ने अंग कौशल ने काशी पर, मगध ने वज्जी संघ पर, अश्मक, अवंती, मत्स्यछेदी, इन सभी पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ये राजतंत्र गणराज्यों को बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। अर्जुन का पौत्र परीक्षित था। हाँ, प्रतिशोध लेने के लिए ही किया था, और क्या। और क्या करने के लिए करेगा, स्नैक गेम नहीं खेलेगा। तो एक तरह से मगध ने सभी को हरा दिया, और पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किया इसने। हालांकि मगध बाद में शक्तिशाली हुआ, शक्तिशाली होने के क्रम में अन्य महाजनपद भी हैं। सर्वाधिक प्राचीन शक्तिशाली महाजनपद था काशी, वाराणसी। अब जातकों में काशी का कई नाम मिलता है, केतुमती, सुरंधना, सुदर्शना, ब्रह्मवदना, पुष्पावती, रंभा, मोलिनी। लेकिन इसका नाम काशी क्यों पड़ा? काशी नाम इसलिए पड़ा कि काशी प्रमुख केंद्र था बौद्ध सन्यासियों के लिए संतरी और भूरे रंग के चीवर तैयार करने के लिए। उन चीवरों को कहते थे कषाय वस्त्र। इसी कषाय से इसका नाम पड़ गया काशी। अब काशी का प्रारंभिक इतिहास अथर्ववेद में ज्ञात होता है। अथर्ववेद में एक प्रकरण वर्णित है जिसका नाम है पेप्लाद। महर्षि पिपलाद का ये लिखा हुआ है। तो इसमें इससे पता चलता है कि काशी के बहुत सारे राजा ब्रह्मदत्त के नाम से हुए। मतलब राजा, उनका बेटा भी ब्रह्मदत्त, उनका मतलब सैकड़ों राजा ब्रह्मदत्त थे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता है वैसे। काशी के बगल में जो दूसरा महान महाजनपद है कौशल, मध्यम निकाय में कहा गया है कि बुद्ध कौशल में रहते थे, और कौशल में जुड़वा शहर थे साकेत और अयोध्या। ये जुड़वा शहर थे। गग्गर, गग्गर रानी। किसी ने घग्घू रानी, एक गेम आता है घग्घू रानी कितना पानी, खेला है? गांव में खेलते, मैंने बचपन में खेला है। घग्घू रानी कितना पानी, खेले हो? मैं समझता था कि ये रीजनल गेम है, तो नेशनल गेम लग रहा है। तो ये घग्गर ने ही वो गेम बनाया। इन्होंने एक तालाब बनाया घग्गर पोखरानी,
अच्छा, वो तो मैंने देखा ही नहीं। इसके किनारे ही गौतम बुद्ध आके रहते थे और इसी में स्नान करते थे। उनको ये बहुत पसंद था। इसके बगल में मगध है, तो सभी जानते हैं। हम्म। अब मगध के कई नाम मिलते हैं, जैसे महाभारत में इसको नाम दिया गया गिरिब्रज या राजगिरी, बृहदत्तपुर, मगधपुर। रामायण में इसको कहा गया है वासुमती। हिमसांग में किसको कहता है कुशाग्रपुर। उद्घोष कहता है बिंबिसारपुरी। ऋग्वेद में मगध का नाम मिलता है कीकट प्रदेश। लेकिन प्रश्न उठता है कि मगध का अर्थ क्या है। मगध का अर्थ होता है व्यापारी या चारण। चारण वो गायक होते थे जो राजा महाराजाओं का मनोरंजन करते थे। इसके ऊपर है मल्ल। पावा और कुशीनगर यहीं पे है। और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण ताम्रपत्र मिला है कुशीनगर से। तो मल्ल पर ऐसा कहा जाता है कि 500 राजा शासन करते थे। हाँ, बुद्ध से। फिर यहीं पे है चेदी, बुंदेलखंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चेदी का राजा था उपचर। उपचर ने कई नगरों की स्थापना की थी, जैसे हस्तिनापुर, पांचाल, अहिछत्र वगैरह राज्यों की स्थापना की थी। इसके बगल में आता है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और अर्थशास्त्र में कुरु को कहा गया है पांचाल के साथ राज्य शब्दोपजीविन। राज्य शब्दोपजीविन, वह राज्य जो शब्दों पर जीता है। जैसे पंडित शब्दों पे जीते हैं वैसे। तो ये थी आज की क्लास। ये सब स्लाइड में दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। जो कि मगध का उत्कर्ष आज का मूल विषय था। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, मगध के बारे में जानना बाकी है। 1 मिनट में मैं आता हूँ।
हाँ जी, कौन सा बात बोलना है आपको? अनीता। काशी से आया है। किसी के नाम पे तो काशी का नाम पड़ा। कषाय, कषाय यही कलर होता है। अब आइए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अच्छा, मन पसंद हो जाता है, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात बोली, मैं तो सोच रहा था कुछ और न बोल दो। अरे वाह, कभी अपने स्वराज्य की फोटो शेयर करो। हाँ, तो मराठा हो तो। मन प्रसन्न हो जाता है। ये बड़ा अच्छा बोला तुमने। अब तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट में शामिल होने वाली हो। मुझे सारे ही मेरे फेवरेट हैं, मजाक कर रहा हूँ। नो वन इज स्पेशल। अनमोल तो नंबर 1 पे आती है। सुहानी भी नंबर 1 पे है। भटनागर भी नंबर 1 पे। हाँ, सभी नंबर 1 पे। मैं अद्वैतवादी हूँ ना, तो नंबर 2 वाला तो आता ही नहीं कोई। शंकराचार्य के बाद मेरा अद्वैत के बाद है। तो मगध के बारे में विस्तृत चर्चा करनी है, तो हम इस पूरे इलाके को मगध मान लेते हैं। ठीक है। तो मगध में 3 राजवंशों ने शासन किया। हर्यंक, ये सब पौराणिक। शिशुनाग, नंद। तो बुद्ध ने इन तीनों का जिक्र किया था। हाँ जी, कर लेना, कोई बात नहीं। तो अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठा ना, तो उसके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऐसा बौद्ध परंपरा में माना जाता है। लेकिन पुराण कुछ और कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ कुछ और कहते हैं। पुराण मानता है कि हर्यंक वंश के पहले भी एक वंश था, वृहद्रथ, और इसकी राजधानी थी गृहवृक्ष। वृहद्रथ वंश। रामायण कहता है कि वसुमती ने ही गिरिव्रज की स्थापना की, और ये वसुमती बृहद्रथ का पिता था। हाँ, ये वही बृहद्रथ। तो बृहद्रथ वंश में फिर जरासंध हुआ। इसके बाद रिपुंजय हुआ। जरासंध ने सबसे पहले गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, और मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, तो सभी जानते हैं। तो एक एक करके इन वंशों की बात करेंगे। सबसे पहले हरियंक वंश। हरियंक वंश बेसिकली नाग वंश की एक शाखा थे, और इनका संस्थापक था बिंबिसार। इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि बिंबिसार शुरुआत में लिच्छवियों का सेनापति था। जैन साहित्य इस बिंबिसार को कहते हैं श्रोणिक। महावंश में लिखा है कि ये 15 साल का था तभी इसको गद्दी मिल गई थी। मत्स्य पुराण में बिंबिसार का नाम आता है क्षेत्रोजस। तिब्बती अनुस्मृति में बिंबिसार का नाम मिलता है महापद्म। लेकिन बौद्ध मत बिंबिसार ही नाम बोलते हैं। तो बिंबिसार को पता चल गया था कि शादी कर करके ही दो तरीके हैं, या तो शादी कर लो या तो लड़ाई कर लो, किसी को प्रभाव में लेने के। तो इसने नाना प्रकार की शादियां करनी शुरू की। पहले लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री थी चेलना।
इससे शादी की और मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज पर लिच्छवी रात को अटैक करते थे, नगर को आग लगा देते थे। चिल्ला का एक और नाम मिलता है वैदेही वास्पी। वैदेही वास्पी ये अजातशत्रु ने जब बिंबिसार को जेल में डाल दिया ना, तो यही उनको टिफिन लेकर के जाती थी जेल में। टिफिन कैरियर डेली। तो पहली शादी थी। दूसरी शादी प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। इस तरह से अपनी इसने पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया। दहेज में इसको काशी मिल गया, शादी किया कोसला से, मिल गया काशी, और 1 लाख का टैक्स मिलता था। तो ये दूसरा। तीसरा, पंजाबी ने उससे शादी न करो, ऐसा हो सकता है। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी क्षेमा। हाँ, दहेज प्रथा तो ऋग्वैदिक काल से ही थी, उसको वहतु कहते थे। वहतु। क्षेमा से शादी की। क्षेमा बाद में गौतम बुद्ध की इतनी पक्की चेली बन गई कि अजातशत्रु इसके पास जाने से कतराने लगा। गलती से एक दिन प्रसेनजीत चला गया इसके पास, रिश्तेदार था। क्षेमा ने प्रसेनजीत को इतना ज्ञान दे दिया कि प्रसेनजीत ने क्षेमा से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। कटोरा लेके बाहर निकला जब क्षेमा के रूम से, तो अजातशत्रु हंसने लगा, कहने लगा कि प्रसेनजीत पूछा, हंस क्यों रहे हो भांजे? अजातशत्रु ने कहा, मामा श्री, अब आपको पता चला मैं क्यों नहीं जाता उसके पास। मुझे भी कटोरा थमा देगी। तो मेरी परीक्षा ले रही हो अनीता? महावग्ग में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख। तो 500 रानी से जो शादी कर लेगा वो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट है। खैर, ये 3 मिलता है। मित्रता से क्या होता है? मित्र होने से थोड़ी ना बुद्धि आ जाती है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण क्या है कि राजपाट जीतेंगे, चक्रवर्ती सम्राट होंगे, पूरे भारत पे अधिकार कर लेंगे, शादी वादी करेंगे, औरतों के माध्यम से अपना साम्राज्य फैलाएंगे। लेकिन मर गए तो सब खत्म। ये बुद्ध सोचते थे। तो बुद्ध ने फाइंड आउट कर लिया कि भाई असली धन ये नहीं है जिसको मौत छीन लेती ना, हमको ऐसा धन पाना है जो मौत से खत्म नहीं होता। ऐसी बुद्धि सबकी थोड़ी ना होती है। मैं फेसबुक पे अक्सर ऐसे पोस्ट लिखता रहता हूँ, तो एक हमारे पुराने मित्र हैं, अभी बिहार के पॉलिटिकल बड़े लीडर हो गए हैं, और बड़े कुछ मिनिस्टर टाइप में, उन्होंने एक दिन मुझे फोन कर दिया, कहा, अमित जी आप तो बैरागी हो गए हो, आपके अंदर निराशावाद आ गया है। तो मैंने कहा कि मेरी भी शादी 6 माह से हो गई है। तो नहीं नहीं, वो जो क्रूरता वगैरह वाली बात है वो तो किंवदंती है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है उसके। सबसे तो इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित कर लिया, लेकिन इनको ज्ञान हुआ कि चंड प्रद्योत से भी करना जरूरी है, वो गुंडा है। तो जीवक को भेज करके उसका इलाज करा के उससे उसने मैत्री संबंध स्थापित किया। तो दूर दूर तक, जैसे सिंध में एक शासक का नाम मिलता है रोरुक,
इसके भी मित्रता की। गंधार नरेश का मैंने बताया ही। पुष्कर शरीन, इससे भी। कुसाती भी इनका नाम मिलता है। तो ये वैवाहिक संबंधों द्वारा इन्होंने काफी अपना राज्य का विस्तार किया। लेकिन अंग ने नहीं माना इनके प्रपोजल को। अंग का शासक था भद्दी है, नहीं सॉरी, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने बहुत पहले बिंबिसार के पिता भद्दी को हरा दिया था। तो बिंबिसार ने इन पे बदला लेने के लिए अंग के ऊपर अटैक किया और ब्रह्मदत्त को मारा, और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का गवर्नर बनाया, उपराजा नियुक्त किया। तो डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं कि बिंबिसार की अंग विजय ने मगध की उस विजय के दौर को शुरू किया जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त हुआ था। बुद्ध घोष और महावग्ग कहते हैं कि बिंबिसार की अधीनता में 80,000 गांव थे। 80,000। तो गिरिव्रज इनकी राजधानी थी, लेकिन ये बार बार इस पर अटैक करते थे वज्जी संघ लिच्छवी के लोग। तो इन्होंने अपनी राजधानी 5 पहाड़ियों के बीच राजगिरी बनाई। तो मगध का इस प्रकार एकीकरण करने वाला पहला शासक है बिंबिसार। तो आज इतना ही, कल हम इससे आगे की बात करेंगे। और ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। चंचल फर्स्ट, गुरवीर सेकंड, आदित्य थर्ड, एकता